थैंक यू हाँ, वेरी मच। प्लीज़ कं तो हमारे अगले वक्ता हैं कंवरदीप सिंह जी, आप चंडीगढ़ से हैं। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी चंडीगढ़ से बीटेक पूरा किया और 1 वर्ष के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में कार्य किया और फिर 2014 में जो है वन सेवा में शामिल हुए। अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने बीटेक किया, फिर आप जो है बैंक में आपने जॉब किया, फिर उसके बाद में जो है आपने वन विभाग में जो है अभी कार्यरत हैं। तो आपने वन निगम में डीएफओ फिरोजपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया और वर्तमान में आप डीएफओ मोहाली और डीएफओ मुख्य वन कार्यालय के रूप में तैनात हैं। आप जो है अभी जिला साहिबाबाद अजीत सिंह नगर जिसको मोहाली के नाम से भी जाना जाता है, आप बात करेंगे कि आज शिवालिक रेंज के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों के बारे में, पंजाब वन और जिला मोहाली का अवलोकन करेंगे। वन विभाग द्वारा क्या किया जाता है, क्या चुनौतियाँ हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं? पंजाब में आपने बताया कि वन अधिकार मौजूद नहीं है और वनों की कटाई इत्यादि के बारे में। तो मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ माइक, ओवर टू यू कंवर जी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक डायलॉग और मंथन रखा है आज। आई एम अज्यूमिंग मेरा भी टाइम 10 मिनट्स है, तो मैं भी अकॉर्डिंगली आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा 1 मिनट मोहाली ज़िले के बारे में बता देता हूँ। मैं पंजाब के फॉरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। पंजाब में फॉरेस्ट 2 तरह का है, एक मैदानी फॉरेस्ट और एक पहाड़ी फॉरेस्ट। पहाड़ी फॉरेस्ट यहाँ पे जो शिवालिक बेल्ट आती है, मोहाली से लेकर पठानकोट ज़िले तक, जिसमें 4 से 5 ज़िले आते हैं, ये उसमें फैला हुआ है। अभी मेरे से प्रीवियस स्पीकर श्री अनूप जी ने कहा था कि हिमालयाज़ एक यंग फोल्ड माउंटेन की फॉर्म में है। तो यंग फोल्ड माउंटेन, उनके कहने का ये मतलब था कि जो रिलेटिवली यंग है एज कंपेयर टू अरावलीज या डेक्कन प्लेटो, जो हिमालयन रेंज है वो यंग के साथ साथ वल्नरेबल भी बहुत है। और उसी चेन का जो सबसे वल्नरेबल पोर्शन है वो शिवालिक्स में आ जाता है, जो कि पंजाब एंड कुछ कुछ ये अरुणाचल तक इसकी बेल्ट जाती है, जिसकी हाइट 300 से 500 मीटर या 800 मीटर तक जाता है। इस एरिया के बारे में मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि इसका, जैसे अभी फ्लड्स की भी बात चल रही थी कि फ्लड्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, इस फॉरेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जितना भी मोहाली का पहाड़ी फॉरेस्ट है, ये सारा एक पीएलपीए एक्ट, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत मैनेज्ड है। ये एक्ट पंजाब, हरियाणा और इवन हिमाचल में भी लगता था। तो जैसे उन्होंने पॉलिसीज के बारे में बोला कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, तो मेरे हिसाब से पॉलिसीज इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसीज इंडिया में ऑलरेडी इनेक्टेड हैं। द इशू इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज हमारे पास अच्छी से अच्छी बनी हुई हैं। अब पीएलपी एक्ट जो है वो क्या कहता है कि आपके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं शिवालिक्स के, यहाँ पे चोज चोज जो छोटी छोटी नदियां, रिवुलेट्स हैं, ये यहाँ पे पैदा होते हैं और ये डाउनस्ट्रीम जाके ये एक तो वाटर रिजुविनेशन का काम करते हैं और अदरवाइज भी एक रिवर रिजुविनेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो डेंड्राइटिक पैटर्न्स होते हैं फाइनली ये मेन नदी में जाके मिल जाते हैं। इसको प्रिजर्व करने के लिए आपको पहाड़ों को प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसके तहत क्या किया हुआ है कि इन्होंने जितने भी पहाड़ हैं वहां पे नो कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाए हुए हैं। एंड कोई भी तरह का अगर आप वहां पे नितोड़ करते हैं या एनक्रोचमेंट करते हैं तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब उसका आउटकम क्या होता है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है, कुछ कुछ जगहें फॉर सम पॉलिसी रीजंस ये हमारे सेक्शन, हम जो कहते हैं कि पीएलपी के अंदर बंद है, ये बंद से बाहर हो जाते हैं। तो आज की डेट में क्या होता है कि जो एक जो शिवालिक एरिया से बंद है, जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, आगे चंडीगढ़ मोहाली एरिया में जाके वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड्स बन गई हैं।
जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे पानी या जो कुदरत है वो ये नहीं देखता कि कौन सा एरिया बंद है कौन सा खुला है, वो अपने नेचुरल फ्लो में ही जाएगा। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन जो आज की डेट में हम फ्लड्स देख रहे हैं, वो यही है। चाहे दिल्ली हो, चाहे हिल्स के लिए थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी जो हिमाचल और उत्तराखंड है, बिकॉज उनका प्राइमरीली हिली एरिया है, बट वो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में उनको भी व्यू करना चाहिए। एंड थ्रू आउट द नेशन जो नेचुरल फ्लो है वो हमने बिना स्टडी किए जब कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, उस वो सबसे बड़ा कारण रहता है फ्लड्स का। अब उसको अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ कंस्ट्रक्शंस अभी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट मेरे हिसाब से एक ही है कि वो हमें रिस्टोर करना पड़ेगा नेचुरल एरिया में। क्योंकि आप नेचुरल जो वाटर फ्लो है उसको आप जो वाटर का जो एक ज्योग्राफिकल चैनल बनता है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आपको वो ऑल्टर करना भी है तो आपको उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। Investment in the form of dams, investment in the form of permanent structures and channels. सेकंड मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी आई एम टाइम एंड अगेन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फ्लड्स बिकॉज दैट इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, और उसको मैं फॉरेस्ट से लिंक कर रहा हूँ कि हम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। शिवालिक्स में जैसे आज की डेट में हम सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम करते हैं और ये सारे फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं। फ्लड्स के लिए सबसे क्रिटिकल काम ये है, प्लांटेशन तो है ही, वो तो हमारा रेगुलर एक्टिविटी है। प्लांटेशन से एक पहाड़ या एक फॉरेस्ट एरिया या जो फ्लड का जोन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, सॉइल वहां पे स्टेबलाइज हो जाता है। जो सॉइल के काम है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाते हैं हम, गेबियन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उससे क्या रहता है कि वाटर का जो बहाव है, especially during the flood seasons, especially during the incessant rainfall, which occurs for 3 to 4 days continuously, छोटी कम रेनफॉल में सारे एरियाज अब्सॉर्ब कर पाते हैं। इशू आता है जब क्लाउड बर्स्ट होता है या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे कंसिडरिंग द कंस्ट्रक्शन दैट इज ऑलरेडी बीन डन, उसको हम अनडू नहीं कर सकते। सॉल्यूशन यही है कि हम फर्स्ट ऑर्डर एरिया में, जो टॉप का एरिया है हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां पे हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाएं और चेक डैम्स बनाएं, ताकि जो वाटर का फ्लो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। तब धीरे धीरे रिड्यूस होगा तो आपका जो फ्लैश फ्लड का सिनेरियो है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये अभी मैं शिवालिक जेड़ा जो हमारा ये फ्लड प्रोन एरिया है इसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। ये सेम चीज मैं अगर हिमाचल या उत्तराखंड में भी अप्लाई करूँ तो ये चीजें एटलीस्ट 50 to 60% एप्लीकेबल रहेंगी, क्योंकि वहां पे भी सेम इशू आता है। इनफैक्ट हिमाचल और उत्तराखंड से मैदानी इलाके जो पंजाब हरियाणा के, ये भी बहुत इंटरलिंक्ड हैं। अभी आप देख रहे हैं कि डैम से पानी छोड़ा गया, भाखड़ा डैम से। जो भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा जाता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिमाचल या उत्तराखंड पे नहीं आ रहा, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नीचे के इलाकों पे ही आता है। सो इवन दो रेनफॉल इज हैपनिंग इन हिमाचल एरिया, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पंजाब में बहुत ज्यादा पड़ता है। आज की डेट में 50% ऑफ द पंजाब एरिया is flooded because of the water that is released from the Bhakra Dam. तो इसका मैं कॉन्टेक्स्ट ये बता दूं, तभी हमारे फॉरेस्ट एरियाज में वी हैव फॉरेस्ट डिविजन्स जो कि डिस्ट्रिक्ट से कभी ओवरलैपिंग नहीं करते, बिकॉज हम जितने हमारे डिविजन्स हैं जो एक डीएफओ मैन करते हैं वो सारे वाटरशेड के बेसिस पे बनते हैं। तो इसमें वाटरशेड टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वाटरशेड एरिया में जो पैटर्न ऑफ फ्लो है रिवर का, वो या जोस का या सीजनल रिवुलेट्स का, वो क्या है। एज फार एज फ्लड्स एंड फॉरेस्ट एरिया कंसर्न, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके आई वांट टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट इन मोहाली। कि फॉरेस्ट अनफॉर्चुनेटली एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न एरियाज में नहीं आता। एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी बेस्ड में सिर्फ हाई प्रायोरिटी में आता है, जहां पे हम टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचते हैं। पंजाब में आज की डेट में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कम है, तो हम टिम्बर एक्सट्रैक्शन पे नहीं फोकस करते। बट मोहाली एरिया में हम ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को हम लोगों के साथ कैसे जोड़ें। इसके लिए एक बड़ा नॉवल सा कॉन्सेप्ट है जो पहले से भी चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का।
तो उसमें मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि मोहाली में हमारे 30 विलेजेस हैं जो कि पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं, और जहाँ पे लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने काफी टाइम से वर्ल्ड बैंक और जायका के साथ यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटीज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि एक्टिव हैं। मेनी ऑफ देम वर पैसिव इन द पास्ट फ्यू इयर्स, तो हमने उस पे फोकस किया है पिछले 1 साल से। उनको एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट क्या किया है कि उनको छोटी छोटी चीजें जो अभी इतना एडवांसमेंट हो गया है, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सो वी ऑल आर अवेयर कि फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे करने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें उनको पर्कुलेट नहीं कर पाते, तो हमने छोटे छोटे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉरवर्ड लिंकेज करके अलग अलग एजेंसीज के साथ टाई अप करवाया है। इसका मल्टीपल चीजें, मैं 2-3 पॉइंट्स में बस इसको खत्म करूंगा। इसका आउटकम ये हुआ है कि पिछले साल उनको 50,000 का उनका जो था रेवेन्यू था, जो कि इस साल 6.5 से 7 लाख हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। इस पे मैं वुड लाइक टू शेड सम लाइट कि हमने किया कैसे। हमने कुछ बहुत इसमें बड़ी चीजें नहीं करी। हमने सिर्फ फोकस किया कि ग्रुप्स को जो अलग अलग वो एक्टिविटीज करते हैं उनको नीश मार्केट से कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे अभी राखी का सीजन आ रहा है, तो हमने राखी पे कोई भी दुकानदार की सेल 10 गुना हो जाती है उनकी नॉर्मल सेल से। सिमिलरली दिवाली पे या होली पे कोई भी त्योहार है, तो अगर हम त्योहार बेस्ड फोकस करें उन ग्रुप्स को, हमने बोला तो उनके इनकम, नॉर्मल इनकम से इन एनी केस उनकी सेल 10 टाइम्स हो जाएगी। तो हम इस पर ही एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं फॉरेस्ट राखीज का, जो कि वहां पे लोकली ग्रोन मटेरियल, मटेरियल नहीं, मैं इनफैक्ट प्लांट्स ही बोलूंगा। एक वहां पे बब्बड़ घास होती है जिससे हम पुराने टाइम में हम रोप्स बनाते थे। उनको हम क्योर करके, उनको ट्रीट करके उनसे हम राखी बना रहे हैं। जो हमारी थ्रेड होती है दैट इज मेड ऑफ एंटायरली ऑफ बब्बड़ ग्रास। राखी परसे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बीज का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे लोकली अवेलेबल बीज रहते हैं श्रब्स के या हर्ब्स के या इवन पेड़ों के। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज फुली एंड फुली ऑर्गेनिक। तो इसका हमारा रिस्पांस इतना अच्छा है कि हमारा जैसे पिछले साल हमने ट्रायल पे किया था, हमारी 100 या 200 राखियां बिकी हैं। इस बार ही हमारी बनने से पहले ही 2,000 का हमें ऑर्डर आ गया। तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो लोकल कम्युनिटी है दैट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ दैट विलेज इज एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। जब उनकी एंगेजमेंट इस एक्टिविटी में रहती है, तो अगेन मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे आता हूँ, वो बाकी एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करेंगे, वो अपने लोकल इकोनॉमी में ही संतुष्ट रहेंगे। तो कमिंग बैक टू द फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन एंड द फ्लड सिनेरियोज, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा कि मेरे प्रीवियस स्पीकर ने जैसे बोला कि इसमें हमें सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन क्या है? जो कंस्ट्रक्शन हो गई है उसको हम अंडू अब नहीं कर सकते। अंडू करने का एक ही तरीका है, टू इरेज इट। दैट इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव इशू। बट उसको आप मैनेज करेंगे तो आपको वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डाइक्स बनाने पड़ेंगे, चैनल्स बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे वाटर को रीडाइवर्ट करने के लिए। जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है वहां पे आप फोकस करेंगे कि आप वहां पे वाटर को कैसे चैनलाइज करें और वाटर का नेचुरल फ्लो देखें। इसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडिया में भी अब बहुत हाई लेवल पे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यूज हो रही है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली लाइडा टेक्नोलॉजी। एंड फाइनली थर्ड है कि आप लोकल्स को कैसे आप उनको एड करेंगे कि वो उस इकोनॉमी में, उनका जो विलेज इकोनॉमी सेटअप है उसमें वो सेटिस्फाइड रहें। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते सेटिस्फाइड रहने को, बिकॉज मोहाली जैसा एरिया जो है, दिस इज वेरी बूमिंग रियल एस्टेट एरिया, एंड वहाँ पे देर आर वेरियस फैक्टर्स एट प्ले। बट स्टिल आप छोटी छोटी एक्टिविटी से डिपार्टमेंटली अगर आप लोगों लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और लोगों को पता है कि बातों से नहीं, एक्चुअली में जो आपका घर है वो पैसों से ही चलता है, दैट इज द हार्ड फैक्ट। तो जब तक आप उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तब तक वो लोग भी थोड़ा डाइवर्टेड रहेंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो रियल एस्टेट है या बाकी जो लोग हैं वहां के बिजनेसमैन, दैट एरिया इज ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन।
तो ये कुछ चीजें हैं जो डिपार्टमेंटली मैं बताना चाहूंगा, और मैंने फोकस अगेन फ्लड एंड प्रोटेक्शन पे ही की है, एंड दिस इज द वे एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हम इन चीजों को व्यू करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद कंवरदीप सिंह जी। और मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ, मैं इस सेशन को मॉडरेट कर रही हूँ। थैंक्स एकता, क्योंकि हमारे जो वक्ता हैं आज सब एक से एक जो हैं जेम हैं सोसाइटी में।